आप लोगों के द्वारा भेजी गई प्रॉब्लम्स में से जो कॉमन प्रॉब्लम्स रही हैं उनको डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट प्रॉब्लम इज लेट एफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर डिफाइंड एज f of n is equal to n plus 1 by 2 if n is odd and n by 2 if n is even for all n belongs to natural number. Determine whether f is on to and 1 1. यहाँ पर f जो है वो फंक्शन दिया हुआ है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और किस तरह से डिफाइन किया गया है कि जो n अगर ओड नेचुरल नंबर है तो उसके लिए इमेज है n प्लस 1 बाई 2, और अगर n इवन नेचुरल नंबर है तो उसकी इमेज है n बाई 2। तो हमें दिखाना है कि ये 1 1 है या मैनी 1 है, ऑन टू है या इन टू है। तो मैनी 1 का क्या मतलब होता है कि भाई दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस सेम हो तो वो मैनी 1 होगा, और हर डिफरेंट नेचुरल नंबर की इमेज डिफरेंट डिफरेंट हो तो 1 1 होगा। तो आपको पता है कि ओड नेचुरल नंबर के लिए फंक्शन है n प्लस 1 बाई 2, और इवन नेचुरल नंबर्स के लिए फंक्शन है n बाई 2। यानी कि अगर मैं 1 लूं, 1 से फंक्शन की इमेज निकालूं तो क्या आएगी, 1 ओड होता है तो इसमें पुट करके आएगी 1 प्लस 1 2 बाई 2, 2 बाई 2 1। और अगर मैं 2 लूं तो 2 की इमेज अंडर फंक्शन f क्या आएगी, 2 इवन नंबर है तो इसमें रख के आएगी, यानी 2 बाई 2 1। तो यहां से हमने देखा कि 1 की इमेज भी 1 आ रही है, 2 की इमेज भी 1 आ रही है। अब यहाँ पर देखिए कि f ऑफ 1 यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो 1 ओड है तो 1 की इमेज क्या आएगी, n प्लस 1 बाई 2 में सब्स्टिट्यूट करके, यानी 1 प्लस 1 बाई 2। दिस शोज दैट 2 बाई 2 कैंसिल आउट 1 आ जाएगा। और अगर मैं 2 की इमेज निकालूं तो 2 एक इवन नंबर तो इसमें रख के आएगा 2 बाई 2 कैंसिल आउट होकर के 1। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 की इमेज और 2 की इमेज सेम आ रही है। दिस शोज दैट f इज मैनी 1 फंक्शन। ठीक है, तो ये 1 1 तो नहीं है, पहली बात तो हमें पता चला 1 1 तो नहीं है। इसी तरह से आप देख सकते हैं अगर आप 3 की इमेज निकालेंगे तो क्या आएगी, 3 प्लस 1 4, 4 बाई 2 2। और अगर 4 की इमेज निकालेंगे तो 4 की इमेज क्या आएगी, 4 बाई 2, 4 बाई 2 कितना होता है 2। ठीक है, तो यानी कि यहां से 3 की इमेज भी 2 आएगी, 4 की इमेज भी 2 आएगी। ठीक है, तो दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेजेस सेम आएगी। ऐसे ही अगर आप 5 की इमेज निकालेंगे तो 5 प्लस 1 6 बाई 2 3 आ जाएगी, और 6 की इमेज निकालेंगे तो 6 बाई 2 3 आ जाएगी। 5 और 6 की इमेजेस भी सेम आएगी, तो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम आ रही है, तो ये 1 1 है। अब हमारे को दिखाना है ऑन टू है या नहीं है। तो ऑन टू कब होता है, जब सेट n के हर मेंबर की प्री इमेज n में हो। आपका फंक्शन n से n में है तो मैं कोई भी नेचुरल नंबर लूं तो उसकी प्री इमेज n में होनी चाहिए, कम से कम एक प्री इमेज n में हो। तो हमारे को एक प्री इमेज हम दिखा देंगे किसी, तो मैं यहां पर मैं अज्यूम कर लूंगा कि लेट y कोई भी एक नेचुरल नंबर है। अब y चाहे कोई भी नेचुरल नंबर है, y चाहे इवन नेचुरल नंबर हो, ओड नेचुरल नंबर हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, y एक नेचुरल नंबर है तो डेफिनेटली 2y भी एक नेचुरल नंबर होगा, क्योंकि मुझे पता है कि नेचुरल नंबर को, किसी भी नेचुरल नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेचुरल आएगा। तो y अगर कोई भी नेचुरल नंबर है, चाहे इवन है चाहे ओड है, 2y जो है वो एक नेचुरल नंबर होगा। और डेफिनेटली 2 से 2 का मल्टीपल हो गया 2y, तो एक इवन नेचुरल नंबर हो गया है। क्या हो गया, इवन नेचुरल नंबर हो गया। ठीक है, अब आपका फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, तो हर एक नेचुरल नंबर की इमेज निकलेगी। तो 2y भी एक नेचुरल नंबर है तो 2y की भी इमेज निकलेगी। तो अब 2y की इमेज निकालिए। अब 2y एक इवन नंबर है तो इवन नंबर की इमेज कैसे निकल रही है, n बाई 2। तो यहाँ पे 2y की इमेज क्या आएगी, 2y बाई 2 विच इज इक्वल टू y। तो यहां से हमें पता चला कि इमेज ऑफ 2y इज y। ठीक है, तो जब 2y की इमेज y है तो इसका मतलब प्री इमेज ऑफ y इज 2y, कि y की प्री इमेज क्या है, 2y है, और ये नेचुरल नंबर में। तो मैं ऐसे कोई भी नेचुरल नंबर लूंगा तो उसकी प्री इमेज
जो है उसका ट्वाइस करने पे आ जाएगी, यानी कि 1 की प्रीमेज 2 आएगी, 2 की प्रीमेज 4 आएगी, 3 की प्रीमेज 6 आएगी। तो एक प्रीमेज तो हमने दिखा दिया, तो यहां से ही प्रूव हो गया कि f इज ऑन टू। हालांकि इस फंक्शन, ये मैनी वन फंक्शन था, दो डिफरेंट एलिमेंट की सेम इमेज थी, तो एक ही एलिमेंट की दो प्रीमेज आएगी, तो इसकी एक और प्रीमेज भी बन सकती है, वो भी हम दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, नहीं दिखाना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑन टू प्रूव हो चुका है। y एक नेचुरल नंबर है, तो डेफिनेटली 2y प्लस 1 जो होगा, 2y माइनस 1 जो होगा वो भी एक नेचुरल नंबर होगा, और 2y माइनस 1 इज ओड नेचुरल नंबर, ठीक है। 2y माइनस 1 क्या होगा, ओड नेचुरल नंबर होगा। अब 2y माइनस 1 की इमेज निकाले तो अब डेफिनेटली 2y माइनस 1 एक ओड है, ओड नेचुरल नंबर की इमेज कैसे निकलती है, n प्लस 1 बाई 2, तो यहाँ पे 2y माइनस 1 की इमेज कैसे निकलेगी, 2y माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, तो 1 से 1 कट गया, 2y बाई 2, 2 से 2 कट गया y। तो यहां से आप कह सकते हैं कि 2y माइनस 1 की इमेज ऑफ 2y माइनस 1 इज y, दिस मीन्स प्री इमेज ऑफ y इज 2y माइनस 1, और ये नेचुरल नंबर बिलोंग कर रही है। तो इस तरह से मैं देख रहा हूं कि कोई भी y मैं नेचुरल नंबर में ले रहा हूं तो उसकी प्रीमेज 2y भी बन रही है और 2y माइनस 1 भी बन रही है, तो डेफिनेटली ऑन टू फंक्शन तो हो गया कि कम से कम हर नेचुरल नंबर की एक प्रीमेज होगी। जैसे आप यहां पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, 6 एंड सो ऑन, ये भी एक नेचुरल नंबर है 1 2 3 4। तो यहां से 1 की इमेज क्या आई थी 1, 2 की इमेज क्या आई थी 1, 3 की इमेज क्या है 2, 4 की इमेज भी 2, 5 की इमेज क्या है 3, 6 की इमेज भी 3। तो हर जो दो डिफरेंट एलिमेंट की इमेज सेम है तो मैनी वन है। और आप 1 की प्रीमेज देखें तो 1 की प्रीमेज 1 भी है, 1 की प्रीमेज 2 भी है, 2 की प्रीमेज 3 भी है, 2 की प्रीमेज 4 भी है, 3 की प्रीमेज 5 भी है, 3 की प्रीमेज 6 भी है। ऐसे 4 की प्रीमेज जो है 7 भी मिलेगी आपको, 4 की प्रीमेज 8 भी मिलेगी। तो इस तरह से हर नेचुरल नंबर की प्रीमेज आपको यहाँ पे मिलेगी। तो ये फंक्शन ऑन टू है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ f of x is equal to root x when x is greater than equal to 0 and g of x is x square minus 1 are two real function, then define f of g and g of f if they exist। तो यहाँ पर आपको दो फंक्शन दिए हुए हैं, fx दिया हुआ है रूट ऑफ x और gx दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 1। तो आपको इनका कंपोजिट फंक्शन निकालना है। तो आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन दोनों फंक्शंस की डोमेन और रेंज लिखेंगे। तो f जो फंक्शन है आप समझ सकते हैं कि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और आपको पता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर पर ही एग्जिस्ट करता है, 0 से लेस पर ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसकी जो डोमेन होगी वो क्या होगी, क्लोज इंटरवल 0 टू ओपन इंटरवल इंफिनिटी टू। स्क्वायर रूट फंक्शन की जो रेंज आती है वो भी 0 टू इंफिनिटी आती है, डिफाइंड एज f of x is equal to root x। Is that clear? Now अब अगर मैं g फंक्शन की बात करूं तो g फंक्शन जो है वो क्या है x स्क्वायर माइनस 1। अब अगर इसकी डोमेन की बात करें तो x स्क्वायर माइनस 1 हर रियल वैल्यू ऑफ x पर एग्जिस्ट करेगा, हर रियल वैल्यू ऑफ x पर एग्जिस्ट करेगा, तो इसकी जो डोमेन आएगी वो ऑल रियल नंबर आएगी। लेकिन अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, x स्क्वायर माइनस 1 की बात करूं, तो आपको पता है कैसे निकालेंगे, x स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है, तो x स्क्वायर माइनस 1 हमेशा माइनस 1 या इससे ग्रेटर रहेगा, ठीक है भाई। x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और 1 सेपरेट करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1 जो है ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस 1। तो इसकी जो रेंज आएगी वो माइनस 1 या इससे ग्रेटर आएगी, माइनस 1 से इंफिनिटी आएगी, ठीक है। डिफाइंड एज gx इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। नाउ अब जो है हम डिफाइन करते हैं दोनों की कंपोजिशन। तो सबसे पहले g ऑफ f डिफाइन करेंगे। तो g ऑफ f कब एग्जिस्ट करेगा, जब f की रेंज g के डोमेन का सबसेट हो। तो देखिए क्या है ऐसा, जो f की रेंज ऑफ f
क्या है रेंज ऑफ एफ? 0 टू इंफिनिटी। और डोमेन ऑफ जी, जी की जो डोमेन है वो क्या है? जी की डोमेन ऑल रियल नंबर। तो 0 से इंफिनिटी तक के सारे नंबर ऑल रियल के अंदर आते हैं, ये सबसेट है। दिस शोज दैट जी ऑफ एफ एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये एग्जिस्ट कर रहा है तो सीधी सी बात है डिफाइन हो जाएगा। तो डिफाइन करिए जी ऑफ एफ एक्स का क्या आएगा? जी फंक्शन में एफ एक्स सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जी फंक्शन क्या है? ये है, इसमें हम x की जगह एफ एक्स पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये एफ एक्स का स्क्वायर माइनस 1। एफ एक्स की वैल्यू क्या है? रूट एक्स। तो रूट एक्स का स्क्वायर माइनस 1, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, एक्स माइनस 1। तो ये आपका जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन आ गया एक्स माइनस 1। ठीक है, ये हो गया। अब हम निकालते हैं एफ ऑफ जी। क्या फाइंड आउट करते हैं? एफ ऑफ जी फाइंड आउट करते हैं। तो एफ ऑफ जी कब एग्जिस्ट करेगा? जब जी की रेंज एफ के डोमेन का सबसेट हो। अब जी की रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी क्या है? -1 से इंफिनिटी टू द डोमेन ऑफ एफ। एफ की डोमेन क्या है? 0 टू इंफिनिटी। अब आप देख सकते हैं कि जो जी की रेंज है वो एफ के डोमेन का सबसेट नहीं है, क्योंकि जी की जो रेंज है वो -1 से इंफिनिटी तक है, जबकि एफ की जो डोमेन है वो 0 से इंफिनिटी। तो ये तो इसका सबसेट नहीं है, तो यहां से तो एफ ऑफ जी डिफाइन ही नहीं हो रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है जी की जो रेंज है अगर उसका कुछ भी पोर्शन डोमेन ऑफ एफ में जा रहा है तो आपको डिफाइन करवाना है, उसको जो है डिफाइन करवाना पड़ेगा आपको। ठीक है, अब यहां ऐसा हो कि भाई रेंज ऑफ जी और डोमेन ऑफ एफ इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई अगर आ जाए, यानी कि दोनों में कोई भी मेंबर कॉमन नहीं हो, तब हम कहेंगे कि भी ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता, किसी भी रियल वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि जी की जो रेंज है उसका एक भी मेंबर एफ की डोमेन में नहीं आ रहा है, और जी की रेंज का एक भी मेंबर एफ की डोमेन में नहीं आ रहा है, तो फिर ये डिफाइन नहीं होगा। लेकिन अगर जी की रेंज का कुछ भी पोर्शन एफ की डोमेन में आ रहा है तो फिर आप उसको डिफाइन करेंगे और थोड़ा सा चेंज करके डिफाइन करेंगे। हम इसमें चेंज क्या करेंगे? हम इसमें चेंज करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं कि जी की जो रेंज है वो -1 से इंफिनिटी है। अब मैं जी की जो डोमेन है जो कि ऑल रियल नंबर है, अब इस जी की डोमेन को ऑल रियल नंबर की बजाय मुझे इसकी डोमेन को चेंज करना पड़ेगा, और इस तरह से चेंज करेंगे ताकि इसकी जो रेंज बने वो -1 से इंफिनिटी की बजाय 0 से इंफिनिटी ही बने। अगर जी की रेंज 0 से इंफिनिटी बन गई तब ये एफ की डोमेन का सबसेट हो जाएगा और डिफाइन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि जो जी एक्स की जो वैल्यू आनी चाहिए वो 0 से इंफिनिटी के बीच में आनी चाहिए। हम एक्स ऐसा लेंगे, जी की डोमेन ऐसा लेंगे जिससे जी की रेंज 0 से इंफिनिटी बनेगी, यानी कि x की वो वैल्यू लेंगे जिसके लिए जी एक्स 0 से इंफिनिटी के बीच में आएगा। अब जी एक्स जो है वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि 0 से इंफिनिटी। जी एक्स क्या है आपका? एक्स स्क्वायर -1। एक्स स्क्वायर -1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर -1 को लिख सकते हैं एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां से अगर मैं इसको क्रिटिकल पॉइंट देखूं तो क्रिटिकल पॉइंट यहां पर क्या बनेंगे? एक तो -1 बनेगा और एक +1 बनेगा। तो अब मेरे को एक तो -1 से 1 के बीच में चेक करना है कि भाई -1 से 1 के बीच में रखने पर ये 0 से बड़ा आता है, 0 से छोटा आता है, एक 1 से छोटा और एक -1 से बड़ा। तो अब यहां पर बेबी मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी मेथड से देखिए तो आपको पता चलेगा। अगर मैं वेवी मेथड से भी देखूं तो ये -1 आएगा, इधर 1 आएगा, और वेरी राइट साइड से हम पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे। तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। तो यहां हम देख सकते हैं कि -1 से +1 के बीच में मैं x की कोई भी वैल्यू रखता हूं तो ये नेगेटिव आता है, यानी लेस देन 0 आता है।
लेकिन अगर मैं -1 से छोटा रखता हूं, -1 से छोटा आप कुछ भी रख दीजिए, -2 रख दीजिए, ये नेगेटिव आएगा। -1 से छोटे पर ये भी नेगेटिव आएगा, नेगेटिव नेगेटिव की प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर मैं 1 से बड़ा रखता हूं, 1 से बड़े रखने पर ये पॉजिटिव आएगा, ये फैक्टर भी पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव की प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं x की वैल्यू -∞ से -1 इंक्लूड कर सकते हैं, टू 1 से ∞ तक लू, तो जो gx की वैल्यू है वो हमेशा 0 से बड़ी रहेगी। कहने का मतलब ये है कि मुझे x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में नहीं लेनी है। अगर मैं x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में लूंगा तो इसकी जो रेंज है वो -1 से 0 के बीच में आएगी, जो कि डिफाइन नहीं होगी। तो मैं अब यहाँ g को इस तरह से डिफाइन कर रहा हूं, इसकी रेंज डोमेन जो है वो ऑल रियल ना लेकर के g को मैं कैसे ले रहा हूं, g की डोमेन मैंने ले लिया -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी टू। अब जब डोमेन ये लेंगे तो इसकी जो रेंज आएगी वो 0 से इंफिनिटी हो जाएगी। सर क्लियर? अब इसकी रेंज 0 से इंफिनिटी आ गई, जो कि f के डोमेन का सबसेट हो गया। अब आपका जो f ऑफ g है वो डिफाइन हो जाएगा। ठीक है, f ऑफ g किस से किस में आएगा, g की डोमेन से, यानी कि -∞ to -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी टू f की रेंज में, यानी कि 0 से इंफिनिटी में आएगा। ठीक है, और डिफाइन कैसे होगा, f ऑफ gx कैसे निकलेगा, f फंक्शन में आप gx सब्स्टिट्यूट कर देंगे। f फंक्शन क्या है आपका, ये है, इसमें आप x की जगह gx रखेंगे तो ये रूट gx, और gx की वैल्यू रख दे तो रूट में gx की वैल्यू रख देंगे x² -1। अब आप यहां पर समझ सकते हैं कि आप x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में रखते तो ये रूट के अंदर नेगेटिव होता, डिफाइन ही नहीं होता। लेकिन अब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू -∞ से -1 या फिर 1 से इंफिनिटी के बीच में रखा है, तो ऐसा रखने पर रूट के अंदर पॉजिटिव है और ये डिफाइन हो जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों फंक्शन का कंपोजिट फंक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन इज प्रूव दैट कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ। कि भाई किसी भी फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ यदि हम कंपोजिशन करवाएं तो वो फंक्शन खुद ही हो जाता है। जैसे मान लीजिए f जो है वो a से b में कोई भी फंक्शन है, f इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट a to b। ठीक है, f जो है वो कोई भी एक फंक्शन है सेट a से b में। ठीक, और आपको f ऑफ i निकालना है, f ऑफ i a, यानी कि f फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ जो है कंपोजिशन निकालना है। वेयर ये i a है, i a का मतलब आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट a, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन इन सेट a, यानी कि i a जो है वो सेट a से a में रहेगा। और कैसे डिफाइन होगा, i a x इज इक्वल टू x, यानी कि i फंक्शन से x की इमेज x ही रहेगी। सर ठीक है, तो यहां से f ऑफ i जो है वो कब एग्जिस्ट करेगा, जब i की रेंज f के डोमेन का सबसेट हो। अब i जो है वो सेट a से a में, तो i फंक्शन की जो रेंज है वो a हो गई और f की डोमेन है वो भी a होगी, तो डिफाइन तो हो रहा है। अब आपको f ऑफ i x निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, f फंक्शन में आप i a x, इज इट क्लियर। अब i a x क्या होगा, x की इमेज अंडर फंक्शन i, x की इमेज अंडर फंक्शन i क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी। x की इमेज अंडर फंक्शन i क्या हो जाएगी, x ही हो जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा fx, तो ये fx ही फंक्शन हो गया। ठीक है, इज इट क्लियर। हाँ, तो यहां से मुझे क्या पता चला कि जो f ऑफ ix है वो fx के बराबर है। ठीक है, अब अगर मैं i ऑफ f निकालूं तो i ऑफ f जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा सेट b में। यहां पर i जो है वो
बी सेट के अंदर एक आइडेंटिटी फंक्शन है। ठीक है, यानी कि आई बी का मतलब ये हो गया कि ये सेट बी से बी में एक आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि y कोई भी एक मेंबर ले सेट बी में तो y की इमेज y रहेगी यहां से। इज इट क्लियर? हाँ, तो यहां से आई बी ऑफ एफ एक्स अगर हम फाइंड आउट करें तो यहां से आप समझ सकते हैं कि f की रेंज I की डोमेन का सबसेट होना चाहिए। तो f की जो रेंज है वो सेट B है और I की जो डोमेन है वो सेट B है, तो f की रेंज I के डोमेन का सबसेट है, तो एग्जिस्ट करेगा। f I ऑफ एफ एक्स क्या बनेगा? आई बी फंक्शन में आप एफ एक्स ठीक है। अब जबकि आई बी जो है वो एक आइडेंटिटी फंक्शन है, इसका मतलब ये हो गया कि हर एलिमेंट की इमेज वो खुद ही आएगी अंडर फंक्शन आई बी। तो इसी हिसाब से एफ एक्स की इमेज भी अंडर फंक्शन आई बी एफ एक्स ही आएगी। बोलो आएगी कि नहीं आएगी? क्योंकि आई जो फंक्शन होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन है, यानी कि वाई की जो इमेज है वो वाई रहेगी अंडर फंक्शन आई बी। तो आई ऑफ एफ एक्स निकालूंगा तो इसका मतलब हो गया आई बी फंक्शन में आप एफ एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे, इसका मतलब एफ एक्स की इमेज अंडर फंक्शन आई बी। अब आई बी एक आइडेंटिटी फंक्शन है तो एफ एक्स की इमेज अंडर फंक्शन आई बी एफ एक्स ही रहेगी, तो ये भी इसके बराबर हो गया, एफ एक्स के बराबर ही हो गया। तो यहां से मुझे पता चला कि आई ऑफ एफ बी किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। एफ ऑफ आई बी किसके बराबर है? एफ एक्स के बराबर है। यानी कि हम किसी भी फंक्शन का आइडेंटिटी फंक्शन के साथ कंपोजिशन करते हैं तो वो फंक्शन खुद ही होता है। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी किसी बच्चे ने पूछा हुआ था, वो भी आप देख सकते हो, सिंपल सा था कि भाई एफ जी एंड एच आर थ्री रियल वैल्यूड फंक्शन। ये तीनों क्या है? रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक है, और वी हैव टू प्रूव दैट एफ प्लस जी ऑफ एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एच प्लस जी ऑफ एच। ठीक है, एंड एफ इंटू जी ऑफ एच, एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई खास बात थी नहीं इस सवाल में। तो ये तो आपको पता है कि तीनों रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो ये डिफाइन तो होगा। अच्छा, f प्लस जी का क्या मतलब होता है? हमने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है कि f प्लस जी फंक्शन से अगर मैं x की इमेज निकालूंगा, f प्लस जी फंक्शन से हम x की इमेज निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगी? f ऑफ x प्लस g ऑफ x। और f इंटू जी फंक्शन से x की इमेज निकालेंगे तो वो किसके बराबर होगी? f ऑफ x इंटू जी ऑफ x। ये सम ऑफ टू फंक्शन है और ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो यहां से अगर मैं f प्लस जी ऑफ x निकालूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि आपको f प्लस जी फंक्शन में hx सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये f प्लस जी फंक्शन से आप hx की इमेज निकालेंगे। जैसे आप f प्लस जी फंक्शन से x की इमेज निकालते तो क्या होती है? fx प्लस gx। तो ऐसे ही f प्लस जी फंक्शन से hx की इमेज निकालेंगे तो क्या बन जाएगी? f ऑफ hx प्लस g ऑफ hx। ठीक है, अब ये f ऑफ hx का क्या मतलब हो जाएगा? f ऑफ hx। ये इन दोनों का कंपोजिशन हो गया और ये इन दोनों का कंपोजिशन हो गया। तो यहां से हमें पता चला कि भाई f प्लस g ऑफ h, f ऑफ h प्लस g ऑफ h के बराबर। इन द सेम वे अगर आप f इंटू जी ऑफ h फाइंड आउट करेंगे तो क्या होगा? f इंटू जी ऑफ एच एक्स किसके बराबर होगा? कि भाई f इंटू जी फंक्शन में आप एच एक्स रख देंगे। ठीक है, तो f इंटू जी फंक्शन से x की इमेज किसके बराबर होती है? f इंटू एफ ऑफ x इंटू जी ऑफ x। तो इसी तरह से f इंटू जी फंक्शन से आप एच एक्स की इमेज निकालेंगे तो किसके बराबर होगी? f ऑफ h ऑफ x इंटू जी ऑफ
एच ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये तो बन गया एफ ऑफ एच एक्स इंटू जी ऑफ एच एक्स। ठीक है, तो यहां से हमें पता चला कि एफ इंटू जी ऑफ एच किसके बराबर होता है, एफ ऑफ एच इंटू जी ऑफ एच। तो यह क्वेश्चन इज लेट ए इज इक्वल टू सेट एक्स बिलोंग्स टू आर such that x is greater than equal to -1 and less than equal to 1 and is equal to b। यहां पर a और b दो सेट है और रियल नंबर के सेट है जहां रियल नंबर -1 से 1 के क्लोज इंटरवल में। तो बेसिकली ये एक इंटरवल हो गया, a और b दोनों एक क्लोज इंटरवल है -1 से 1 के। ठीक है, और f जो है वो इस सेट में एक फंक्शन है। किस तरह से डिफाइन है कि x इंटू मोड ऑफ x। आपको प्रूव करना है कि ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन है, यानी कि आपको फंक्शन किस सेट से किस सेट में दिया हुआ, -1 से +1 के क्लोज इंटरवल टू -1 से +1 का क्लोज इंटरवल एंड डिफाइन एज, और किस तरह से डिफाइन किया गया है, f ऑफ x इज इक्वल टू x इंटू मोड ऑफ x। तो मुझे ये बाइजेक्टिव दिखाना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर मोड की टर्म है, तो मैं इसको रीडिफाइन कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर इसको किस तरह से रीडिफाइन करूंगा वो भी आप देख सकते हैं कि भाई अगर x 0 या 0 से बड़ा हो लेकिन 1 से छोटा हो, यानी कि x अगर 0 से 1 के बीच में है तो मोड ऑफ x ही रहेगा, क्योंकि 0 से 1 के बीच में होने का मतलब x पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू की मॉडुलस वैल्यू वही रहेगी। तो मोड ऑफ x x रहेगा, तो x इंटू x स्क्वायर आएगा। इज इट क्लियर? और अगर x 0 से तो बड़ा हो, 0 से तो लेस हो, -1 से ग्रेटर हो, -1 से 0 के बीच में हो। अगर x जो है वो -1 से 0 के बीच में है, यानी कि नेगेटिव है, तो मोड ऑफ x की वैल्यू -x आएगी और इंटू में x, -x इंटू में x -x के टू ये फंक्शन। यानी कि अगर x 0 से 1 के बीच में मूव कर रहा है तो फंक्शन x स्क्वायर है, और -1 से 0 के बीच में मूव कर रहा है तो ये फंक्शन -x स्क्वायर है। मुझे ये दिखाना है कि बाइजेक्टिव है। तो बेसिकली ग्राफिकली मैं इसको 2 मिनट में बता सकता हूँ कि भाई ग्राफिकली तो ये भी पता चल जाएगा कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं है। जरा आप इसका ग्राफ प्लॉट कीजिए। आपको ग्राफ -1 से +1 के बीच में प्लॉट करना है। ठीक है, तो आप देखिए कि 0 से 1 के बीच में फंक्शन x स्क्वायर है। x स्क्वायर का मतलब पैराबोलिक कर्व है। 0 से 1 के बीच में ये अपवर्ड पैराबोला इस तरह से बनेगा, और x इज इक्वल टू 1 पर आपको पता है फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, यहां पर 1 आएगी। इज इट क्लियर? ठीक है भाई। अच्छा भाई, और -1 से 0 के बीच में कर्व आपकी -x स्क्वायर है, यानी कि -x स्क्वायर डाउनवर्ड पैराबोला, यानी कि -1 से 0 के बीच में आपका डाउनवर्ड पैराबोला इस तरह से आएगा, और -1 पर ये कर्व क्या आएगी, -1 आएगी। ये -1। ठीक है, तो ये इस तरह का ग्राफ इसका बनेगा। तो अब आप यहां से इसको ग्राफिकली, मैंने आपको बताया था ग्राफिकली भी हम चेक करके बता सकते हैं कि फंक्शन 1 है या नहीं है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। आप जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व को एक ही पॉइंट पर काटेगी, तो इट मींस ये एक 1 फंक्शन है। और अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें और वो कर्व को एक से ज्यादा पॉइंट पर काटती है तो मैनिमल है। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हैं ये फंक्शन क्या आएगा, 1, क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस जो भी लाइन है वो कर्व को एक ही पॉइंट पर काट रही है। दूसरी बात, अगर मैं इस फंक्शन की रेंज की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर x -1 से 1 के बीच में मूव कर रहा है तो y की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में ही मूव कर रही है। ठीक है, अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच में मूव कर रही है, यानी कि इसकी जो रेंज आ रही है वो भी -1 से +1 आ रही है। और हर फंक्शन अपनी रेंज के अंदर हमेशा ऑन टू होता है, तो ये फंक्शन ऑन टू भी हो जाएगा। तो ग्राफिकली आप 2 मिनट में देख करके बता सकते हैं कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। लेकिन अगर आपको मैथमेटिकली करना है तो हम जिस तरह से हम करते हैं उसी तरह से करेंगे। भाई सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, 1 प्रूव करेंगे। तो क्या करते हैं 1 में कि भाई x1 और x2 हमने दो मेंबर ले लिए -1 से +1 के बीच में, सच दैट f of x1 इज इक्वल टू f of x2। ठीक है,
लेकिन अब वही बात है, एफ ऑफ x1 क्या ले, x1 का स्केयर ले या x माइनस x1 का स्केयर ले, एफ ऑफ x2 क्या ले, x2 का स्केयर ले या माइनस x2 का स्केयर ले, क्योंकि 0 से 1 के लिए फंक्शन अलग है, -1 से 0 के लिए फंक्शन अलग है। तो रीडिंग जो इसको हम केस बना लेंगे। केस नंबर फर्स्ट क्या लेंगे कि भाई x1 और x2 दोनों के दोनों किसके बीच में लाई कर रहे हैं, 0 से 1 के बीच में लाई कर रहे हैं, और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ रहा है, यानी कि आपका x1 का स्केयर इज इक्वल टू x2 का स्केयर आ रहा है। इट मीन्स x1 का स्केयर माइनस x2 का स्केयर इज इक्वल टू 0। दिस शोज दैट x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि x1 और x2 दोनों 0 से 1 के बीच में, यानी कि पॉजिटिव रियल नंबर और पॉजिटिव रियल नंबर का, दो डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर का सम 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यानी कि यही केस 0 के बराबर लेंगे, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दिस शोज दैट x1 इज इक्वल टू x2, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं केस नंबर सेकंड में x1 और x2 दोनों -1 से 0 के बीच में ले, तो फिर वही f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 क्या आएगा, माइनस x1 का स्केयर, और f ऑफ x2 क्या आएगा, माइनस x2 का स्केयर, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, ये x2 इधर आ जाएगा, x1 का स्केयर माइनस x2 का स्केयर इज इक्वल टू 0, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि x1 और x2 दोनों नेगेटिव रियल नंबर है, तो दो नेगेटिव रियल नंबर का सम भी 0 नहीं हो सकता है, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये 0 तभी होगा जब ये 0 लेंगे, तो x1 माइनस x2 0 लेंगे तो x1 इज इक्वल टू x2। यानी कि डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर के लिए 1 1 है, डिफरेंट नेगेटिव रियल नंबर के लिए 1 है। अब केस नंबर थर्ड लेंगे हम कि भाई x1 0 से 1 के बीच में है और x2 जो है वो -1 से 0 के बीच में है, और f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 आ जाएगा। f ऑफ x1 क्या आ जाएगा, 0 से 1 के बीच में तो x1 का स्केयर, f ऑफ x2 क्या आ जाएगा, माइनस x2 का स्केयर। अब ये उठा करके इधर ले आएंगे तो x1 का स्केयर प्लस x2 का स्केयर इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए, तो x1 का स्केयर इज ए पॉजिटिव रियल, x2 का स्केयर इज ए पॉजिटिव रियल नंबर, और दो पॉजिटिव रियल नंबर का सम 0 नहीं हो सकता है, नॉट पॉसिबल। तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब यहां से भी अगर मैं दो डिफरेंट नंबर लूंगा तो उनकी इमेजेस सेम नहीं आ सकती है, वही कंट्राडिक्शन हो गया, और ये फंक्शन जो है वो 1 1 हो गया। अब हम इसमें अगर ऑन टू देखना चाहें तो उसके लिए फिर वही बात है कि अगर मैं ये दिखा दूं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो -1 से +1 का क्लोज इंटरवल है, तो इस ये ऑन टू हो जाएगा। तो आपको पता है कि भी अगर x 0 से 1 के बीच में लेंगे तो x का जो स्केयर है वो भी 0 से 1 के बीच में आएगा, ठीक है। यानी कि f ऑफ x जो है वो 0 से 1 के बीच में, और अगर x आप -1 से 0 के बीच में लेंगे तो इसका स्केयर तो ऑब्वियसली 0 से 1 के बीच में आ जाएगा, क्योंकि नेगेटिव रियल नंबर का स्केयर भी पॉजिटिव होता है। लेकिन जब मैं माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस एक्स स्केयर जो है वो क्या हो जाएगा, -1 से 0 के बीच में बिलोंग कर जाएगा। माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। माइनस एक्स स्केयर क्या आपका फंक्शन है, तो आपके फंक्शन की वैल्यू -1 से 0 के बीच में। तो अगर आप पॉजिटिव रियल नंबर ले रहे तो फंक्शन 0 से 1 के बीच में मूव कर रहा है, नेगेटिव रियल नंबर ले रहे तो फंक्शन आपका -1 से 0 के बीच में मूव कर रहा है, यानी कि f(x) की जो वैल्यू है -1 से +1 के बीच में मूव कर रही है। यानी कि जो रेंज है, रेंज ऑफ f जो वो -1 से +1 का क्लोज इंटरवल आ गया, और इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये फंक्शन जो है वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that the inverse of the function f of x is equal to e raised to the power x minus e raised to the power minus x upon e raised to the power x plus e raised to the power minus x plus 2 is given by log having base e x minus 1 upon 3 minus x raised to the power 1 by 2। तो यहां पर मुझे दिखाना है कि इस फंक्शन का जो इनवर्स फंक्शन है वो ये आएगा। तो इसका मतलब इनवर्स फंक्शन तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो बस मुझे ये दिखाना है कि इसका इनवर्स ये आएगा। तो जस्ट इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट करें, हमें कोई जरूरत नहीं है यहाँ पर इसको बाइजेक्टिव दिखाने की, 1 1 दिखाने की,
ऑन टू दिखाने की। ये अंडरस्टूड है कि ये बाइजेक्टिव है, सिर्फ आप इसका इनवर्स फाइंड आउट करें और वो ये आना चाहिए, क्योंकि इसने कहा है प्रूव दैट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, तो इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि उसका इनवर्स ये आएगा। तो सिंपली जो ये जो है जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो यानी कि ये x की इमेज अंडर फंक्शन एफ y है, तो यहां से f इनवर्स y इज इक्वल टू x हो जाएगा कि y की इमेज अंडर फंक्शन f इनवर्स x हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ये y की वैल्यू x में है, अब आप x की वैल्यू y में फाइंड आउट करेंगे तो वो उसका क्या आ जाएगा, इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। तो यहां पर मैं इसको y के बराबर अज्यूम कर रहा हूं, लेट y इज इक्वल टू क्या है, e की पावर x माइनस e रेज द पावर माइनस x अपॉन e रेज द पावर x प्लस e रेज द पावर माइनस x प्लस 2, और यहां से मैं x की वैल्यू जो है वो y में फाइंड आउट करूंगा, वो इसका इनवर्स होगा। तो सबसे पहले इस 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू e रेज द पावर x माइनस e की पावर माइनस x को 1 बाई e रेज द पावर x लिख देंगे, नीचे भी e रेज द पावर x प्लस e की पावर माइनस x को 1 बाई e की पावर x लिख देंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये y माइनस 2 e की पावर x एलसीएम लेंगे तो ये e रेज द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर x, नीचे भी e की पावर 2x प्लस 1 अपॉन e की पावर x, e की पावर x से e की पावर x कैंसिल आउट, क्या आ गया ये e की पावर 2x माइनस 1 अपॉन e की पावर 2x प्लस 1। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आ गया, y माइनस 2 इज इक्वल टू e रेज द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e रेज द पावर 2x प्लस 1। अब या तो मैं इसको इधर क्रॉस करवा दूं, फिर e की पावर x की टर्म कलेक्ट करके e की पावर 2x की वैल्यू फाइंड आउट करूं, देन x की वैल्यू फाइंड आउट करूं, या फिर मैं सिंपली इसमें कंपोनेंट एंड डिविडेंडो लगा देता हूं, अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, कंपोनेंट एंड डिविडेंडो क्या होता है कि भाई न्यूमरेटर में हम डिनोमिनेटर को ऐड करते हैं और नीचे न्यूमरेटर में ही डिनोमिनेटर को सबट्रैक्ट करते हैं, इसका डिनोमिनेटर 1 है। तो कंपोनेंट एंड डिविडेंडो में न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड करेंगे, यानी y माइनस 2 प्लस 1 अपॉन y माइनस 2 माइनस 1, यहां पर भी e रेज द पावर 2x माइनस 1 प्लस e रेज द पावर 2x प्लस 1, नीचे e रेज द पावर 2x माइनस 1 माइनस e रेज द पावर 2x माइनस 1। तो यहां तो क्या बन जाएगा, ये y माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, नीचे y माइनस 3, यहां पर 1 से 1 कैंसिल आउट, e रेज द पावर 2x से e रेज द पावर 2x कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा 2 e रेज द पावर 2x, नीचे आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, इस माइनस 1 से जब मैं इधर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस 1 है ना नीचे, माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, y माइनस 1, और नीचे ये y माइनस 3 है, ये 3 माइनस y हो जाएगा, और ये हो जाएगा e की पावर 2x। ठीक है, अब यहां से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इससे हम इसकी लोगरिथमिक फॉर्म जो है लिखेंगे, जैसे y इज इक्वल टू e की पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। अब इसकी लोगरिथमिक फॉर्म कैसे लिखी जाती है, ये तो y की वैल्यू x में, x की वैल्यू निकालनी हो तो x इज इक्वल टू लॉग हैविंग बेस e y, ये इसकी लोगरिथमिक फॉर्म है। इसी तरह से ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, अब मैं इसकी लोगरिथमिक फॉर्म लिखूंगा तो क्या आएगा, 2x की वैल्यू आएगी, 2x इज इक्वल टू लॉग हैविंग बेस e y माइनस 1 अपॉन में 3 माइनस y। अब ये 2 मल्टीप्लाई में नीचे डिवाइड में हो जाएगा, तो यहां से जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 अपॉन 2 log हैविंग बेस e y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y आ जाएगा। इज इट क्लियर? ये जो है अब ये मल्टीप्लाई में तो पावर में आ जाएगा, आपको पता होगा log m की पावर n log m होता है, यानी कि n मल्टीप्लाई में तो पावर में होता है, पावर में होता है आगे आ जाएगा, तो यहाँ पर ये 1/2 मल्टीप्लाई में पावर में आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू log हैविंग बेस e y माइनस 1 अपॉन 3 माइनस y रेज दी पावर 1/2। तो ये x की वैल्यू y में आ गई, तो ये इनवर्स फंक्शन हो गया, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, f इनवर्स x इज इक्वल टू log हैविंग बेस e
एक्स, वाई की जगह एक्स लिख देंगे, एक्स वेरिएबल में लिख रहे हैं तो एक्स माइनस 1 अपॉन 3 माइनस एक्स रेज द पावर 1/2। तो ये इस तरह से हम इस फंक्शन का इनवर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि जितने भी बच्चों ने जो डाउट्स पूछे थे उसमें से जो कॉमन डाउट्स थे, जो मैक्सिमम बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो मैंने यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश की है। तो यहाँ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।